वेलकम बैक गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ द मिस्टीरियस टेल्स। आज की स्टोरी है ग्रेस मिलेन नाम की एक लड़की के बारे में जो कि बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उसका जन्म एसेक्स इंग्लैंड 1996 में हुआ था। वो एक बहुत ही फ्रेंडली और क्रिएटिव टाइप की लड़की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अटैच थी अपनी फैमिली से और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो कि उसने लिंकन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, वो अपने लाइफ के एक नए स्टेज में जाने के लिए रेडी थी और वो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर अपनी इस लाइफ को शुरू करने के पहले ग्रेस अपने लिए एक ट्रिप प्लान कर रही थी जिसके लिए उसने सालों से पैसे बचाए थे ताकि वो इस ट्रिप पर जा सके। इस ट्रिप पे वो काफ़ी सारी जगह घूमना चाहती थी अपना ये स्टेज शुरू करने के पहले, और उसने इस ट्रिप के स्टार्टिंग में अपने बाल को कटवाया था ताकि वो उन कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर सके जिन्हें उसकी सच में ज़रूरत थी, जो कि ये बताता है कि ग्रेस एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी। अपना ट्रिप शुरू करने के दौरान अक्टूबर 2018 को वो अपने ट्रिप पर निकल जाती है। उसका फर्स्ट स्टॉप होता है पेरू, जहां वो सुबह सुबह पहुंचती है जो कि साउथ अमेरिका में होता है, और वो ये चीज़ निश्चित करती है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से कनेक्टेड रहे और उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने सोशल मीडिया के थ्रू बताती रहे। वो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स के साथ थी जिन्हें वो उस टाइम पे उस ट्रिप पे जानती थी, और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट को देख करके ये कोई भी बता सकता था कि वो काफ़ी खुश थी। ट्रिप शुरू होने के 1 महीना बाद ग्रेस अब न्यूजीलैंड में थी उसके ट्रिप के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, और वो द बेस्ट बैकपैकर्स नाम के एक हॉस्टल में रुकी हुई थी जहां वो बाकी के ट्रैवलर्स के साथ थी। जब ग्रेस न्यूजीलैंड में थी तो उस टाइम पर वो टिंडर नाम के डेटिंग ऐप को यूज़ कर रही थी और उसके थ्रू वो एक आदमी से कनेक्ट होती है और इन लोगों की चैट होने लगती है। और ये सब चीज़ अक्टूबर 1 2018 को हो रहा था, जहां ये लोग मिलने का प्लान करते हैं और ग्रेस रेडी होती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी मिलने के लिए क्योंकि ये आदमी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर था और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री में थी। पर क्योंकि ये आदमी उसे बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था मिलने के लिए, तो वो एंड में मान जाती है। जब ये लोग डिसाइड करते हैं मिलने का, तो ये लोग एक बार में जाने का प्लान करते हैं, और इस वीडियो फुटेज में भी हमें वही दिख रहा है कि ये दोनों पेयर एक बार में जा रहा है जो कि एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में था और उसमें रेस्टोरेंट्स भी थे, और इन लोगों ने यही प्लान किया था कि ये लोग यहाँ पे जाएंगे, कुछ ड्रिंक्स पिएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे ग्रेस का 22nd बर्थडे था और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और वो इस मीटिंग के दौरान अपनी एक दोस्त को मैसेज भी करती है कि वो इस आदमी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही है। उसके बाद ये पेयर हमें एक दूसरी जगह पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जिसका नाम था द ब्लू स्टोन रूम, और वहाँ पर ये लोग एक टेबल लेके वहाँ पे बैठते हैं और ग्रेस उठकर वॉशरूम जाती है। और इस टाइम के दौरान जैसे ही ग्रेस चली जाती है, यह आदमी ग्रेस का पर्स उठाता है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है और उसमें जैसे वो कुछ खोज रहा हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, और उसके बाद ये पेयर उठकर कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और इस दौरान ये काफ़ी कोजी होते हैं। उसके बाद अगले दिन ग्रेस का 22nd बर्थडे होता है, जिस वजह से उसके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा उसे मैसेजेस और कॉल्स कर रहे थे। पर एक अजीब बात ये थी कि वो उनके कॉल करने के बाद भी ग्रेस जवाब नहीं दे रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात था ग्रेस जैसी लड़की के लिए। इस वजह से उसके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए उसके लिए कि एक्चुअली में ग्रेस है कहाँ।
उन्होंने उसके बाद पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस जब वहां पर आई चेक करने के लिए उसके होटल रूम में, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें अभी भी वही थी जहाँ पे वो होनी चाहिए थी और वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं था। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी और उसने अपनी फैमिली को बताया नहीं था, ये उन्हें लग रहा था। पर असल में ग्रेस ऐसी लड़की नहीं थी जो ऐसा करती। तो धीरे धीरे पुलिस ने पजल के पीसेस को जोड़ना स्टार्ट किया और सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, जहां पर उन्होंने इस आदमी को भी नोटिस किया। उस रात ग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव थी अपने फेसबुक अकाउंट पर और उस रात उसने अपना प्रोफाइल पिक भी चेंज किया था, जिसके कमेंट में एक आदमी ने ब्यूटीफुल कमेंट किया था और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके साथ ग्रेस को आखिरी बार देखा गया था। दिसंबर 1 को ये पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं जेसी कैम्पसन है, जो कि एक 26 साल का आदमी था। और इस कमेंट को करने के पहले जेसी ने अपने फेसबुक पेज पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज किया था, जिसमें उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी थी जिनको उसने हर्ट किया था और जो लोग उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वो अपने मैसेज में बताता है कि कैसे टाइम के साथ उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि उसने अपने क्लोज जो लोग थे उनको अपने बिहेवियर की वजह से और अपने सेल्फिशनेस की वजह से कैसे अफेक्ट किया है। और वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसे कैसे डायग्नोस किया गया है बहुत ही सीवियर डिजीजेस से, जिससे उसे कोप अप करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में और जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब पुलिस थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि जेसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था और उन्होंने ही उसे बड़ा किया था, पर उसका उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज रिलेशनशिप था। और सिर्फ उनके ही साथ नहीं, उसके लाइफ में कई सारे क्लोज लोग थे जिनके अकॉर्डिंग वो एक हैबिचुअल लायर था और वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीक करता था जो भी लोग उसके अराउंड में होते थे। और उसने ज़्यादातर अपने लाइफ में क्लेमिंग्स झूठे किए हुए थे, जिसमें से एक ये है जिसमें वो ये बताता है कि वो एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर हुआ करता था, पर क्योंकि उसे कैंसर से डायग्नोस किया गया था तो उसे अपनी जॉब, अपना करियर और अपनी लाइफ की काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ना पड़ा था। और पुलिस को यह भी पता चलता है कि जिस रात वो ग्रेस के साथ डेट पे आया था, उसी सेम दिन को जेसी को उसके जॉब से निकाल दिया गया था और वो ग्रेस के साथ उसी रात आखिरी बार देखा गया था। जब पुलिस जेसी से ग्रेस के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उन लोगों का मैच हुआ था टिंडर पे फ्राइडे को, और जब उसने मैच देखा तो नेक्स्ट डे उन लोग का मिलने का जो भी प्लान हुआ, उसके बाद जब उसने सैटरडे को अपना मैच चेक किया टिंडर पे तो उसने देखा कि ग्रेस ने उसे अनमैच कर दिया था उससे मिलने के बाद। तो उसे ये लगा कि शायद जेसी ग्रेस को पसंद नहीं आया। उसके बाद जेसी बताता है कि उसने जानबूझकर पब्लिक प्लेस इसीलिए चुनी क्योंकि उसे ये डर था कि शायद कोई उसे धोखा दे रहा है ग्रेस जैसी लड़की की प्रोफाइल बना के, और वो अपने आप की सेफ्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था और वो चाहता था कि वो लोग एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर सिक्योरिटी हो ताकि उसके साथ किसी भी टाइप का धोखा ना हो। जब पुलिस ने जेसी को ये बताया कि वो लोग कितने ज़्यादा कंसर्न्ड है ग्रेस के सिचुएशन को लेकर के और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर जब पुलिस ने जेसी का बिहेवियर देखा और उसके एक्सप्रेशंस देखे तो वो समझ गए कि जेसी कुछ खास कंसर्न नहीं था ग्रेस के गायब होने को लेकर के और वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। और वो ये बताता है कि हो सकता है कि ग्रेस कहीं और चली गई हो और उसने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ ना बताई हो, जिसके बाद पुलिस
जेसी का डीएनए सैंपल मांगती है, जिसके लिए वो मान जाता है और वो काफी ज्यादा ईगर होता है उस चीज को लेकर के, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इस चीज के लिए एग्री करने के बाद पुलिस जेसी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने लगती है और वो देखती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है अपनी लाइफ में। उसके बाद जब पुलिस जेसी से इंटेरोगेशन कर रही होती है तो वो उसे उस सिचुएशन की सीरियसनेस समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जेसी काफी ज्यादा काम था, जैसे उसके पास कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, और वो इस सिचुएशन को काफी लाइटली ले रहा था, जिसमें पुलिस उसको ये भी समझाती है कि हो सकता है ग्रेस का मर्डर हो गया हो और वो इसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न्ड है। पर इन सब के बावजूद जेसी काफी ज्यादा नॉर्मल था और वो खुद को लेकर के बस कंसर्न था, जहां वो इस चीज को लेकर के ज्यादा परेशान था कि क्या पुलिस उसे उस चीज के लिए अरेस्ट करने वाली है जो काम उसके अकॉर्डिंग उसने किया ही नहीं था। जिस पर पुलिस उसे ये बताती है कि वो उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो बस उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं। उसके बाद अपने आगे के इंटेरोगेशन में जेसी बताता है कि उसकी और ग्रेस की लास्ट नाइट काफी अच्छी गई थी, पर नेक्स्ट डे जब जेसी ने अपना टिंडर अकाउंट चेक किया तो ग्रेस ने उसे अनमैच कर दिया था, जिसका मतलब था कि उन लोगों का कम्युनिकेशन कंप्लीटली एंड हो चुका था। अब इसके बाद जब पुलिस ने उससे और सवाल पूछे वीडियो फुटेज को लेकर के, जहां उन दोनों को पूरे टाइम साथ में देखा जा सकता था, तो जेसी की स्टोरी उन चीजों के साथ मैच नहीं हो रही थी। जहां इस वीडियो फुटेज में दोनों को साथ में जाते हुए देखा जा सकता है स्ट्रीट में, और वो उसी जगह जाते हैं जहां जेसी रह रहा होता है। उसके बाद सेम लिफ्ट के वीडियो फुटेज में उन दोनों को साथ में देखा जा सकता था, जहां वो लोग सेम जेसी के फ्लोर पे जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। और यही लास्ट टाइम था जब ग्रेस को आखिरी बार देखा गया था, और इसके बाद ग्रेस के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अगले दिन जेसी को सेम लिफ्ट में देखा जा सकता था, जहां वो अकेले लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है और ग्रेस का कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद जेसी कैमरा में बहुत ही अजीब तरीके से देखता है, जैसे कि वो दिखाना चाहता था खुद का चेहरा। उसके बाद जेसी होटल से बाहर निकलता है और वो शॉपिंग पर जाता है, जहां वो बहुत ही अजीब सी और सस्पिशियस सी चीजें खरीदता है, जिसमें से एक सूटकेस और क्लीनिंग सप्लाईज होती है। इन सब चीजों को खरीदने के बाद वो एक टैक्सी लेता है और एक रेंटल कार कंपनी में जाता है, और वहां पर वो एक कार रेंट पे लेता है जो कि एक रेड कलर की टोयोटा कोरोला होती है। इन सब चीजों को लेने के बाद वो एक टिंडर डेट पे जाता है, जहां पर वो एक दूसरी औरत से मिलता है। वो टाइम के पहले ही उठकर चली जाती है, क्योंकि जेसी काफी अजीब सी बातें कर रहा होता है अपने पूरे डेट के टाइम पे, जो कि उस औरत को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। जेसी अपने पूरे टिंडर डेट के टाइम पे ज्यादातर टाइम बॉडीज को दफनाने की ही बातें कर रहा था, जो कि उस औरत को बहुत अजीब लग रही थी। और उसने इन सब के पीछे भी एक झूठा रीजन दिया कि क्योंकि उसके ज्यादातर दोस्त पुलिस में थे और उन्हें ये सब बात करना अच्छा लगता था, इसीलिए उसे ये टॉपिक काफी पसंद था। इसके बाद वो औरत उठती है और चली जाती है वहां से, और उसके बाद उससे कभी कांटेक्ट नहीं करती। जेसी भी अपनी अनसक्सेसफुल डेट होने के बाद उठता है और एक कारपेट क्लीनिंग एजेंसी में जाता है, जहां से वो उनकी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स को रेंट पे लेता है और उसे लेकर होटल आ जाता है। और होटल पर जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि उसे ये क्यों चाहिए, तो वो कहता है कि क्योंकि कारपेट पे रेड वाइन गिर गया है, तो उसी को उसे साफ करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। उसके बाद जेसी सेम दिन एक अजीब सा सूटकेस लेकर उसी लिफ्ट से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें काफी भारी सा सामान रखा होता है। जेसी उसको लेता है और अपनी उसी रेड कलर की कार में लेकर
बाहर चला जाता है और बहुत ही सस्पिशियसली वो वीडियो में देखा जा सकता है। उसके बाद अगले दिन वो होटल आता है और फिर से वो अजीब सी चीज़ें खरीदता है जिसमें एक शॉवल होता है, और उसके बाद वो अपनी रेंट की हुई कार को धुलने के लिए भेज देता है। उसके बाद दिसंबर 5 को जब ग्रेस को ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया जाता है मिसिंग के तौर पे, और ये वो सेम दिन था जिस दिन जेसी को पुलिस ने पकड़ लिया था सर्विलेंस फुटेज की वजह से, क्योंकि वो पूरे शहर में अलग अलग जगह बहुत ही सस्पिशियसली डंप कर रहा था चीज़ों को। उसके बाद जेसी होटल वापस आ पाता उसके पहले ही पुलिस ने उसे और क्वेश्चंस के लिए रोका, पर वो दूसरे डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है पुलिस से बचकर, लेकिन पुलिस उसे चेस करने लगती है और एंड होते होते उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद जेसी को इंटेरोगेशन के लिए वापस से बिठाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर ग्रेस की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा मेजर प्लेटफॉर्म्स पे हिट होने लग गई थी और उसकी मिसिंग की न्यूज़ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर आने लग गई थी, जहां इन सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए जेसी के फादर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां वो काफ़ी इमोशनल होते हुए देखे जा सकते थे। क्लाइंट आते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहते हैं, और इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-oriented daughter. ग्रेस के फादर अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि ग्रेस एक बहुत ही फन लविंग और फैमिली ओरिएंटेड लड़की थी, और अपने पूरे ट्रिप के टाइम ग्रेस ने इस चीज़ का प्रॉपर मेंशनिंग किया था कि वो इस टाइम पे कहाँ है और क्या कर रही है, और वो ऐसी लड़की थी ही नहीं जो अपनी फैमिली से इतने दिनों तक बिना कांटेक्ट किए रह पाए। इस वजह से उन्हें उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। इसके बाद यहाँ जेसी के साथ पुलिस का इंटरेस्ट और इंटेरोगेशन बढ़ता ही जा रहा था, और पुलिस उससे ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर ग्रेस के साथ क्या हुआ था और क्या वो जिंदा थी या नहीं। इसके बाद जेसी वापस से पुलिस के साथ बैठता है और एक इंटेरोगेशन फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार जेसी की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having, at first it was just normal, and then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violence. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. और वो शुरू होती है उसके और ग्रेस के अपार्टमेंट में जाने के टाइम से, जहां वो बताता है कि वो लोग एक इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो ये शुरू करते हैं ग्रेस 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बारे में बात करने लगती है। उसके बाद जेसी अपने इंटरव्यू में बताता है कि ग्रेस उससे उसका गला दबाने को कहती है, और इसके बाद वो शावर लेने चला जाता है, और जब वो शावर लेके वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रेस मर चुकी है। इसके बाद वो नेक्स्ट डे ग्रेस की बॉडी को सूटकेस में डालता है और वो उसे लेकर के डंप करने चला जाता है। उसके बाद पुलिस जेसी को कहती है कि उसे उन्हें लीड करना होगा ताकि वो उसकी बॉडी को निकाल सके और उस पे
डीएनए टेस्ट करके ये चेक कर सके कि सच में वो बॉडी ग्रेस की है या नहीं। उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और इन सब चीज़ों के दौरान जेसी यही बोलता है कि उसने वो चीज़ इंटेंशनली नहीं की और उसे वो बस गलती से हो गया था। उसके बाद पुलिस जब उसके होटल रूम में जाते हैं तो उधर ग्रेस का डीएनए हर जगह मौजूद होता है। और जब जेसी पुलिस को उस जगह लेके जाता है जहाँ पर ग्रेस की बॉडी होती है तो इन्वेस्टिगेशन से ये आसानी से समझ आ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अनाउंसमेंट करते हैं कि ग्रेस ऑलरेडी मर चुकी है और वो इस चीज़ को बताने के समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भी बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी है जो अभी अपने स्टार्टिंग के 20s में है और वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ग्रेस की फैमिली को आखिर कैसा फील हो रहा होगा। ग्रेस की बॉडी मिलने के बाद उस पर सारे टेस्ट हुए और ये चीज़ प्रूफ हो गया कि ये बॉडी ग्रेस की ही थी। और वो ये भी बताते हैं कि जैसा जेसी ने कहा कि वो गलती से हो गया था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था ग्रेस को मारने का, वो सारी बातें झूठ थी, क्योंकि टेस्ट में ये पता चला कि ग्रेस को 4 से 5 मिनट के लिए सफोकेट किया गया था, जिस वजह से उसकी डेथ हुई और ये इंटेंशनली ही किया गया था, ना कि किसी गलती से। इस इंसिडेंट को लेकर के न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट ने पर्सनली ग्रेस की फैमिली को एड्रेस करते हुए उनसे माफ़ी मांगी। I cannot imagine the grief of her family and what they will be experiencing and feeling right. Your daughter should have been safe here and she wasn't, and I'm sorry for that. तो जेसी के फ़ोन से ये भी पता चला कि ग्रेस को मारने के बाद जेसी ने अपने फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ों को सर्च किया था और उसने ग्रेस की डेड बॉडी की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली थी, जो कि ये बताती है कि वो कितना बड़ा मॉन्स्टर था। उसके बाद जेसी अपने लॉयर के थ्रू ये प्ली करता है कि उसने जो भी किया वो गलती से हुआ था और इस पूरे इंटेरोगेशन के टाइम वो काफ़ी ज़्यादा नम टाइप का देखा जा सकता था। पर इन्वेस्टिगेशन जैसे ख़त्म हुआ, उसका एंड होते होते जेसी को 17 साल की सज़ा सुनाई जाती है बिना पैरोल के और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है।